बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल घूम रहा है कि कभी बीजेपी के भविष्य कहे जाने वाले सम्राट चौधरी आज पार्टी की कमजोर कड़ी क्यों बनते जा रहे हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, पर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन, प्रशांत किशोर के तीखे आरोप और लगातार बढ़ते विवादों ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। विधानसभा चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट है। तो आइए देखते हैं इस पूरे मामले का विस्तृत विश्लेषण, जो बताता है कि नीतीश के विकल्प कहे जाने वाले चौधरी आज कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। नीतीश के विकल्प से बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी बनने तक सम्राट चौधरी की गिरावट 5 बड़े कारणों से हुई है, जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो वहीं सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बड़े ही उम्मीद से आगे बढ़ाया था, पर अब उनकी राजनीतिक स्थिति लगातार सवालों के घेरे में है। और इस कड़ी में सबसे पहले बात आती है लोकसभा चुनाव में अनुकूल नतीजे आ जाना। सम्राट चौधरी की राजनीतिक पकड़ पर पहला और सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे और पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी हार मिली। अब जरा देखिए, 2014 और 2019 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा धड़ाम से नीचे गिरा। 2014 और 2019 में बीजेपी ने क्रमशः 22 और 17 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा सिर्फ 12 सीटों पर सिमट चुका था। अब इस हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीधे सम्राट चौधरी पर निशाना साधा और उन्हें आयातित नेता, यानी कि बाहर से आए हुए नेता बता दिया था। उनका इशारा साफ था कि जो नेता बार बार पार्टी बदलते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी का केंद्र नेतृत्व भी अब ये समझ चुका है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देना महंगा पड़ रहा है, और यही वजह है कि 100 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने के बावजूद पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं मिला। बीजेपी को लगा था कि कोइरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी कुशवाहा वोटरों को पार्टी के पाले में जरूर लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुशवाहा वोटर्स ने बीजेपी को छोड़कर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा दिखाया। तो वहीं अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन खराब होना सम्राट चौधरी की राजनीतिक क्षमता पर सबसे बड़ा सवाल बन गया। अब इसी कड़ी में दूसरी बात आती है कोइरी वोटर्स पर प्रभाव नहीं के बराबर पड़ना। लोकसभा चुनाव ने सम्राट चौधरी की अपनी बिरादरी पर कमजोर पकड़ उजागर कर दी। शाहाबाद इलाके की 5 संसदीय सीट एनडीए हार गई। राजपूत बहुल औरंगाबाद सीट पर बीजेपी के राजपूत उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह हार गए और आरजेडी के अभय कुशवाहा जीत गए। इससे साफ हुआ कि कुशवाहा वोट बीजेपी को नहीं मिले हैं। तो वहीं एनडीए के घटक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी हार का सामना करना पड़ा, जिससे सम्राट चौधरी की अपनी बिरादरी पर कमजोर पकड़ साबित हुई। तो वहीं जदयू की मदद से केंद्र में सरकार बनने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि अगला बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और ये घोषणा बीजेपी समर्थकों को हतोत्साहित करने वाली रही। अब सम्राट चौधरी भले ही बड़े ओबीसी नेता माने जाते हों, लेकिन वो बीजेपी के पारंपरिक और पक्के वोटरों की पसंद नहीं माने जाते हैं। उनके वोटर्स की जो स्टेबल वोटर्स हैं उनके पसंद नहीं माने जाते हैं। ये वो कोर वोटर्स हैं जो ज्यादातर शहरों में रहते हैं और साफ सुथरी राजनीति पसंद करते हैं। सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में गए और अब वो बीजेपी में है। अब बीजेपी के पुराने स्टेबल वोटर्स की जो विचारधारा है वो ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करती है। उन्हें ये दल दर दल की लंबी यात्रा रास नहीं आती है। तो वहीं बीजेपी का शहरी और पढ़ा लिखा वोटर ईमानदारी और पारदर्शिता चाहता है। सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति को लेकर जो सवाल उठे हैं वो इस वोटर को असहज करते हैं। तो वहीं बीजेपी का कोर वोटर संगठन और नए जमाने के शासन यानी कि मॉडर्न गवर्नेंस की बात करता है, जबकि सम्राट चौधरी की राजनीति अभी भी ज्यादातर जाति आधारित और व्यक्तिगत बयानबाजी पर टिकी हुई है। और इन सभी कारणों की वजह से ही बीजेपी के पक्के समर्थक उन्हें पार्टी के भीतर का बाहरी तत्व यानी कि आउटसाइडर मानते हैं, ना कि पार्टी की असली ताकत। सरल शब्दों में बात की जाए तो बीजेपी का कोर वोटर चाहता है कि नेता स्थिर हो, पढ़ा लिखा हो और ईमानदार दिखे। इन पैमानों पर सम्राट चौधरी पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते हैं। अब इसी कड़ी में चौथा कारण है प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की छवि पर डेंट मारा है।
दरअसल राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने सम्राट चौधरी की छवि को गहरी चोट पहुंचाई है। पीके ने बहुत चालाकी से जनता के सामने चौधरी की छवि को एक अलग तरीके से पेश किया। पीके ने बार बार कहा कि सम्राट चौधरी बीजेपी में सिर्फ इसीलिए हैं ताकि कुशवाहा वोट बैंक का कार्ड खेल सके। उनका मकसद जनता के मुद्दे नहीं बल्कि जाति की राजनीति है। इस बात से उनकी छवि एक जाति पर टिके अवसरवादी नेता की बन चुकी है। पीके ने उन्हें वंशवाद और पद की राजनीति से जोड़ दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वो सच में जमीनी नेता हैं या सिर्फ अपने पिता के कारण राजनीति में है। इससे बीजेपी का वो युवा वर्ग भी भ्रमित हुआ जो उन्हें एक नया चेहरा मान रहा था। तो वहीं पीके अपनी बात कहने के लिए डेटा और नीतियों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके सामने सम्राट चौधरी की आक्रामक बयानबाजी और जाति वाले संकेतों से भरी शैली पुरानी और घिसी पिटी नजर आती है। तो वहीं प्रशांत किशोर ने लोगों को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि सम्राट चौधरी सिर्फ कुर्सी और जाति की राजनीति करते हैं, जबकि पीके खुद को जनता के मुद्दे पर फोकस करने वाले आधुनिक नेता के रूप में दिखाते हैं। इसी कड़ी में पांचवी जो बात है वो है सम्राट चौधरी के नाम विवादों का पिटारा। सम्राट चौधरी का नाम सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वो कई व्यक्तिगत विवादों के कारण भी चर्चा में बने रहे हैं और इसी वजह से उन्हें विवादों का पिटारा भी कहा जाता है। उनके चुनावी हलफनामे में शिक्षा को प्री फाउंडेशन कोर्स बताया गया और इस पर सवाल भी उठे। राज्य के उप मुख्यमंत्री की शैक्षणिक योग्यता इतनी कम क्यों है? उनके जन्म वर्ष के रिकॉर्ड में भी अंतर है, कहीं 1968 तो कहीं 1971। इन विरोधाभासों ने उनकी व्यक्तिगत छवि पर कई सवाल खड़े किए। तो वहीं आरजेडी जेडीयू से होते हुए बीजेपी तक आने की उनकी यात्रा को विरोधियों ने अवसरवादिता बताया है। इससे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो विचारधारा के प्रति पक्का नहीं है बल्कि सत्ता के हिसाब से पाला बदलता है। तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी सीधे तौर पर उन्हें शिल्पी गौतम हत्याकांड जैसे गंभीर मामले से जोड़कर आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों का जवाब ना देने से उनकी छवि को और नुकसान पहुंचा। इसी कड़ी में वो अक्सर बहुत ही तीखे और भड़काऊ बयान भी देते हुए नजर आते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार को राजनीतिक ठग कहना, और ये आक्रामक अंदाज बीजेपी की शांत और अनुशासित छवि के विपरीत माना जाता है। अब इन विवादों ने उनकी छवि को एक भरोसेमंद नेता के बजाय एक विवादित नेता के रूप में स्थापित कर दिया है और ये सभी विवाद आने वाले विधानसभा चुनाव में उनसे ज्यादा बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और अगर वो कुशवाहा वोटर्स को नहीं ला पाए तो वो पार्टी पर बोझ बनकर रह जाएंगे। तो वहीं सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य अब दांव पर है। देखना होगा कि क्या वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चमत्कार कर पाते हैं या फिर विवादों का ये बोझ उनके राजनीतिक करियर को धीमा कर देगा। अब इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर बने रहेगी। नमस्कार।